गरीब माँ की 3 बेटियां। रात का समय था और शांति की सबसे छोटी बेटी खाना खा रही थी। चाची, एक और रोटी चाहिए। रोटी चाहिए तुम्हें? हाँ, अभी देती हूँ। कालिंदी उठती है और रिया के मुंह पर जोर से चांटा लगा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। रिया को रोते हुए सांस नहीं आ रहा था और वो जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? माँ, वो ना चाची ने रिया को जोर से थप्पड़ लगाया। थप्पड़? पर क्यों? माँ, रिया ने तो चाची से बस रोटी मांगी थी। शांति ने रिया को गले से लगाकर चुप कराया। चुप हो जा मेरी बेटी, मैं अभी तुझे रोटी देती हूँ। पता नहीं ये कालिंदी ऐसा क्यों करती है, जब देखो अपना सारा गुस्सा मेरी बच्ची ऊपर निकालती रहती है। ये क्या तरीका है? बच्ची ने तुमसे रोटी मांगी और तुमने उसे थप्पड़ लगा दिया। आखिर मेरी बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपनी इन मनहूस बेटियों को ना मेरे सामने मत आने दिया करो, इनको देखकर मेरा दिमाग खराब होता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतने में कालिंदी का पति किशोर भी वहां आता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? देखिए ना, ये सब देखो कैसे मिलकर मुझ पर चढ़ रही हैं। अब तो इनका बहुत हो गया है जी, मैं इनके साथ यहाँ और नहीं रह सकती। अच्छा, हम चढ़ रहे हैं और जो आपने किया उसका कुछ नहीं? अरे यार बस करो भाभी, मैं सब देख रहा हूँ। जब से भाई का देहांत हुआ है आप खुद को ही घर की मालकिन समझ रही हो, लेकिन ये घर अब मेरे नाम है। आप अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। शांति के पति का अचानक बीमारी से देहांत हो गया था और वो तीनों बेटों की जिम्मेदारी शांति पर छोड़ गया था। ऐसे में उसके देवर और देवरानी ने उसे घर से निकाल दिया। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, माँ बापू भी अब नहीं रहे। ये सब हम नहीं जानते, तुम अभी इस घर से निकल जाओ, समझी? नहीं कालिंदी, ऐसा मत बोलो। इस घर में मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। इनके जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गए हो? बदलना पड़ा, हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लें। हाँ, आने वाले समय में ये तेरी तीनों बेटियां बड़ी होंगी तो इनकी शादी की जिम्मेदारी ना हमारे सर पर डाल देगी। चल निकल यहाँ से। शांति अपने देवर और देवरानी के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है। देवर जी प्लीज ऐसा मत करो। इतनी रात में मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम ऐसे नहीं मानोगी। किशोर और शांति उसकी बेटियों को और उसको सड़क पर धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। शांति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हे भगवान, अब मैं इतनी रात को अपनी तीनों बेटियों को कहाँ लेकर जाऊं? हे प्रभु, मेरी मदद करो। शांति अपनी बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है। आसमान में बिजली चमकने लगती है। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताई जी ने तो हमें घर से निकाल दिया। माँ, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ बेटा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। बच्चों चलो जल्दी से ना हम उस पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। शांति और उसकी बेटियां पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और एक आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है। अरे बहन जी, आप यहाँ बच्चों के साथ क्यों बैठी हो? आपको कहाँ जाना है? उसके बाद शांति उसे सारी बात बताती है। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ बहन जी। आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो, मेरा घर यहीं पास में है। शांति अपनी तीनों बेटियों के साथ उस गाड़ी में उस आदमी के साथ उसके घर चली जाती है। आप यहाँ आराम से बैठो, मैं दीदी से बोलकर कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ।
और वो आदमी घर के अंदर जाता है। माँ, मुझे बहुत तेज से सुसु आई है। रुको बेटा, मैं भी वॉशरूम के लिए उनसे पूछ कर आती हूँ। अरे दीदी, देख लो कितनी जबरदस्त आइटम लाया हूँ, और इसकी बच्चियों को तो देखो, कुछ समय के बाद आपको अच्छा धंधा करके देंगी। अब तुम मुझे बताओ, इन सब के तुम मुझे कितने पैसे दोगी? हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। शांति जल्दी से उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। बच्चों, जल्दी भागो यहाँ से, ये लोग बहुत खतरनाक है। अरे दरवाजा खोलो! अरे कहाँ भाग रही हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे दरवाजा खोलो, कहाँ भाग रही हो तुम? शांति और उसकी तीनों बच्चियां वहां से भाग जाती हैं। बाहर जोरदार बारिश से वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी शांति देखती है कि सामने माता रानी का एक मंदिर है और वहां से घंटियों की आवाज आ रही थी। चलो बच्चों, जल्दी से माता रानी के मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तीनों बेटियां और शांति माता रानी के मंदिर में चले जाते हैं और दूसरी तरफ वो आदमी और औरत। हमारी तो किस्मत खराब है दीदी, इतना अच्छा सौदा हाथ से निकल गया और हम यहाँ बंद हो गए हैं। अब सुबह काम वाली आएगी तो वही दरवाजा खोलेगी। हे माता रानी, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मंदिर का पुजारी उनकी आवाज सुन लेता है। बेटा, माता रानी तो आए हुए हर भक्त की मदद करती है, जो भी उसकी शरण में आता है। तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही थी? अब क्या बताऊं पंडित जी। शांति की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी पंडित जी को बताती है। बेटी, तुम चाहे तो इसी मंदिर में रहकर माता रानी की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। पुजारी जी की बात सुनकर शांति को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से शांति अपनी तीनों बेटियों के साथ माता रानी के मंदिर में ही रहने लगी थी और उसकी तीनों बेटियां माता रानी के मंदिर में सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई का देखभाल ये सब शांति ही संभालती थी। एक दिन शांति पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी, मैं सोच रही थी कि मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है बेटी। मैं कल ही फूल वाले और सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देगा। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उसके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना और धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी उसे पास की कुछ दुकानों से पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अब धीरे धीरे शांति मंदिर के पास खाली जगह पर फूल भी उगा लेती थी और उनसे फूल माला बनाकर अपनी दुकान पर बेचने लगी थी। शांति ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया और उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थी और शाम को आकर वो अपनी माँ की मदद करने लगी। माँ, अब आप मंदिर के कमरे में जाकर आराम कर लो, दुकान को हम देख लेंगे। हाँ माँ, अब थक गई होंगी। मेरी तीनों बेटियां कितनी सयानी हो गई हैं। फूल ले लो, फूल, ताजा ताजा फूल ले लो। ऐसे ही समय बीतता गया। अब शांति और उसकी बेटियों को माता रानी के मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए थे। शांति के मंदिर के बाहर की फूलमाला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थी। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था और उससे पहले ही पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार शांति को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्य शांति ही संभालती थी। शांति की तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी। शांति को शहर में बहुत से लोग जानते थे, क्योंकि उसका व्यवहार सबसे अच्छा था और वो सभी से परिचित थी।
शांति को अपनी तीनों बेटियों की शादी करने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। माता रानी के आशीर्वाद से शांति की तीनों बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान होते हैं। ठंड में गरीब माँ की अमीर बेटी। रूपाली काम से घर लौटती है। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। बात ही ऐसी है माँ, आपको पता है आज ना मुझे शोभित सर मेरा मतलब शोभित जी ने ना मुझे प्रपोज किया है। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं माँ। क्या ये शोभित वही तो नहीं है ना जिसकी कंपनी में तू काम करती है? हाँ माँ, हाँ वही। वो ना बहुत अमीर है। अब तो तुम्हारी बेटी भी जल्दी से अमीर होने वाली है माँ। जिस कंपनी में मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय थी, अब मैं भी उसकी मालकिन बनने जा रही हूँ। देख बेटा, ये अमीर लोगों का मन हमारी तरह नहीं होता। वो हम जैसे गरीबों को अच्छी नजर से देखते तक नहीं, फिर हमसे रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अरे माँ, उन्हें कौन बताएगा कि मैं गरीब घर से हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ। आप बुरा मत मानना माँ, लेकिन मैंने उनसे बोला है कि मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई भी नहीं है और मैं किराए के घर में रहती हूँ। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटा। अरे माँ, तुम इस बात से खुश रहो ना कि अब मैं इस गरीबी से हमेशा पीछा छुड़ाकर दूसरी दुनिया में रहने जा रही हूँ, जहाँ मुझे ना किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मुझे कुछ भी लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं आपसे बीच बीच में मिलने आती रहूंगी। रूपाली की ये बातें गायत्री की समझ से बाहर थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रूपाली और शोभित ने आज एक कोर्ट में मैरिज की थी। शोभित एक बहुत बड़े घर का लड़का था, वहीं रूपाली बहुत गरीब घर की लड़की थी। लेकिन ये बात रूपाली ने कभी भी शोभित को नहीं बताई। तकरीबन 4 महीने पहले रूपाली ने शोभित की कंपनी ज्वाइन की थी और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगा। फिर दोनों ने शादी कर ली। काश तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई होता। खैर कोई नहीं, अब मेरे माता पिता ही तुम्हारे माता पिता है रूपाली। शोभित रूपाली को लेकर घर चला जाता है। वो खुशी खुशी शोभित के साथ उसके घर पर रहने लगती है। रूपाली के ससुराल में सब यही जानते थे कि रूपाली अनाथ है, लेकिन सच तो ये था कि उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो कि बहुत गरीब थी और रूपाली को अपनी गरीब माँ के बारे में बताते हुए शर्माती थी। एक दिन, आज मैंने तुम्हें बाजार में एक बूढ़ी औरत के साथ देखा था। तुम उसे कुछ सामान दे रही थी और वो तुम्हारे सामने बहुत रो रही थी। कौन थी वो बूढ़ी औरत? कौन औरत? अच्छा वो, अरे वो ना मांगने वाली थी। वो ना मुझसे पैसे मांग रही थी। बाहर इतनी ठंड थी तो मैंने उसे कुछ सर्दियों के कपड़े दिला दिए। अब मेरी माँ तो है नहीं ना जी, तो मुझे ना उन पर दया आ गई। पता नहीं क्यों, पर मुझे ना सब में मेरी माँ दिखती है। तुम्हारा मन कितना अच्छा है रूपाली, तभी तो मैंने तुमसे शादी की है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। सच में? वाओ, आप यहीं रुको, मैं ना अभी तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। रास्ते में रूपाली को ठंडी में उसकी माँ चाय बेचते हुए नजर आती है, जबकि रूपाली आराम से अपनी बड़ी सी कार में बैठी थी। लेकिन वो अपनी माँ को नजरअंदाज कर देती है। रूपाली बेटा, रूपाली बेटा, मेरी बात तो सुन। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे वो औरत तुम्हें आवाज लगा रही है। आवाज नहीं तो, आपको ना कोई वहम हो गया है। तुम चलो, हम लेट हो जाएंगे ना। वैसे भी तुम मुझसे प्यार ही इतना करते हो ना, इसलिए सारा दिन बस मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। हाँ, ये तो है। प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ रूपाली। शाम को मूवी देखकर वो घर चले जाते हैं और बूढ़ी गायत्री भी घर आकर अपनी बेटी के बचपन के दिनों को याद करती है। रूपाली के पिता के गुजरने के बाद उसकी माँ इधर उधर बर्तन मांजते हुए मेहनत मजदूरी करके रूपाली की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो घर के सामानों और जरूरत में कटौती करती रही। उसे याद आ रहा था कि अपना स्कूल पूरा करने के बाद उसने कॉलेज जाने के लिए नए कपड़े मांगे थे। माँ देखो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तुम हमेशा अपनी गरीबी का रोना लेकर बैठी रहती हो। सच कहती हूँ, जिस दिन मुझे कोई अमीर लड़का दिखाई दिया ना, तो मैं इस गरीब खाने से फुर्र उड़ जाऊंगी। अच्छा, लेकिन कौन अमीर लड़का तुझसे शादी करेगा भला?
अमीर लोग कहाँ हम गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं बेटी। जोड़ते हैं माँ, जोड़ते हैं, अगर उन्हें ये ना बताओ कि हम गरीब हैं। क्या मतलब? ये कि तुम उसे कभी नहीं बताओगी कि तुम गरीब हो और इस गरीब बस्ती में रहती हो? हाँ माँ, मैं उसे तुम्हारे बारे में भी नहीं बताऊंगी, नहीं तो ना मुझे मेरे ससुराल में सिर झुकाकर ही रहना पड़ेगा कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और एक गरीब बस्ती से आई हूँ। गायत्री की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बेटी को याद करके रोने लगती है। मेरी बेटी ने अमीर बनते ही मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया। अगर उसने मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया है तो ठीक है, फिर मैं भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। गायत्री एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, जिसमें से ठंडी हवाएं इधर उधर अंदर आ रही थी। बेचारी पूरी रात फटे पुराने कंबल में ठंड से ठिठुरती रही। वहीं दूसरी तरफ मुलायम गर्म रजाई में हीटर वाले कमरे में सो रही रूपाली अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वाओ, कितना मजा आ रहा है सॉफ्ट से बिस्तर पर गर्म रजाई में सोने का। एक मेरी वो गरीब माँ का घर था जहाँ ठंड से हड्डियां तक अकड़ जाती थी। हीटर तो दूर, एक ढंग की रजाई तक नसीब नहीं होती थी। सारी रात ठिठुरते हुए कट जाती थी। ऐसे ही रूपाली की शादी को 6 महीने बीत गए थे। एक रोज रूपाली शोभित के साथ बाजार गई थी। शोभित, ऐसी ठंड में ना मुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। रूपाली अपनी गाड़ी के पास धूप में खड़ी थी कि तभी रूपाली के मोहल्ले की एक औरत उसके पास आती है। अरे कैसी है रूपाली बेटी, तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर खुद अमीर घर में रह रही है। तुझे पता भी है तेरी माँ किस हालत में है। जैसे तैसे बस्ती वाले उसकी देखभाल करते थे, लेकिन कल इतनी ठंड से उसे ना ठंड लग गई है और उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। जैसे तैसे बस्ती वालों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। हो सके तो एक बार उससे मिलकर आ, क्या पता फिर कभी उससे मिल ना पाए तू। तभी सामने से शोभित को आता देख रूपाली गुस्से से उस औरत से बोलती है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? मेरी माँ है, वो घर में रहे या हॉस्पिटल में, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? अब जाओ यहाँ से। अरे कैसी डायन है तू। और वो औरत गुस्से से वहां से चली जाती है। कौन थी वो औरत रूपाली? अरे वही मांगने वाली, और कौन। लेकिन इस बार शोभित उसकी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि उस औरत ने ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थे। फिर वो बहाना बनाते हुए रूपाली से कहता है, रूपाली वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है, तुम ऐसा करो टैक्सी लेकर घर चली जाओ, मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो ना, जल्दी घर आना, ठीक है। रूपाली के जाते ही शोभित जल्दी से उस औरत की ओर भागता है और उससे जाकर पूछता है, सुनिए, कुछ देर पहले आप उस रूपाली से बात कर रही थी, क्या आप उसे जानती हैं? अरे नाम मत लो उस कलमुही का, बहुत खराब लड़की है वो। उसके बचपन में मैंने कितनी बार उसे खिलाया पिलाया था, लेकिन अब तो वो मुझे पहचानने से मना कर रही है। अरे मेरी तो छोड़ो, अपनी माँ तक को पहचानने से मना कर रही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि रूपाली का तो इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बेचारी तो अनाथ है और मैं उसका पति हूँ। अरे तुम्हारी बातों से तो लग रहा है उसने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। अरे ये लड़की बहुत झूठी है। उसकी एक बूढ़ी माँ कब से अस्पताल में पड़ी है, लेकिन मजाल है इसकी जो वो अपनी माँ को देखने अस्पताल चली जाए। ये सुनकर शोभित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उस औरत से रिक्वेस्ट करके रूपाली की माँ के पास ले जाने के लिए कहता है, देखिए प्लीज मना मत करना, आप मुझे उनसे मिलवाने ले चलिए। आशा उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। शोभित अपनी गाड़ी में उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है, जहां गायत्री अस्पताल में पड़ी थी। कैसी है माँ जी आप? कौन हो बेटा तुम, और मेरी बेटी को क्या तुम जानते हो? उससे कहो ना अपनी मरती हुई माँ से एक बार मिलने आ जाए। आप ऐसी बातें मत करिए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको बड़े से प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाता हूँ। लेकिन तुम कौन हो बेटा? माँ जी, मैं आपका ही बेटा हूँ, आप जल्द ही ठीक हो जाओगी। शोभित गायत्री को एक बड़े से अस्पताल में लेकर जाता है, जहाँ उसका खूब ख्याल रखा जाता है और उसका इलाज होता है। धीरे धीरे वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है
और इधर शोभित अब रूपाली से कटा कटा सा रहने लगा। वो उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। अपने पति का ऐसा रवैया देखकर रूपाली बहुत परेशान थी। शोभित, आजकल तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आ गई? सच कहूँ तो मेरा अब तुमसे बात करने तक का मन नहीं करता रूपाली। लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं। पर कौन सी बातें? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? हे भगवान, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ओह, अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, आज मेरे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तुमसे और मम्मी पापा से मिलने, तो तुम अच्छा सा खाना बनाकर तैयार रखना। ऐसा बोलकर शोभित अपने कमरे से बाहर चला जाता है। सुनो तो, कौन आ रहा है? मेरी बात तो सुनो। शोभित बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला जाता है। शाम को रूपाली तरह तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती है। लगता है शोभित जी के ना कोई बड़े से क्लाइंट आ रहे होंगे। ऐसा करती हूँ, थोड़ा मीठा भी बना लेती हूँ। रूपाली खाने में मटर पनीर, फ्राई गोभी, रायता, सोया चाप, खीर और कई तरह के पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? जी माँ जी, सब कुछ हो गया है। जाओ, अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। कुछ देर के बाद शोभित घर आता है। क्या हुआ शोभित, तुम्हारे गेस्ट कहाँ हैं? बस आ गए माँ। माँ जी, अंदर आइए ना। अपने सामने गायत्री को देख रूपाली हैरान रह जाती है। माँ? क्या क्या कहा तुमने रूपाली? तुम तो इन्हें जानती तक नहीं ना, तो कम से कम अपनी माँ को तो पहचान सकती हो ना तुम हमारी सेवा इसलिए करती रही क्योंकि हमारे पास पैसा है, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी को तुमने इस दुनिया में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। अरे, तुमने हम सबसे ये सच छुपाया। वो तो शुक्र है शोभित को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई और उसने तुम्हारी माँ को मरने से बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा मेरी गरीबी का पता चलते ही शोभित मुझे कहीं छोड़ ना दे। माफी तो तुम्हें अपनी माँ के पैरों को पकड़ कर मांगनी चाहिए रूपाली, जिन्होंने पूरी उम्र खुद कष्ट भोगकर तुम्हें पाला पोसा और इतना बड़ा किया। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। रूपाली की खुशी के लिए उसकी माँ उसे माफ कर देती है। फिर शोभित और उसके घर वालों के कहने पर गायत्री भी उनके साथ रहने लगी थी।